तो आज के इस लेक्चर में हम साइक्लोन के विषय में पढ़ेंगे। यह टॉपिक यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देख ले रहे हैं यूपीएससी ने इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। ये यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन कहा गया। संसार में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है? तो इसमें यूपीएससी ने चक्रवातों के नामकरण से संबंधित पूछा है। नाम कैसे दिया जाता है चक्रवातों को? एक मिनट, एक काम नहीं कर रहा अच्छे से आज, पता नहीं क्यों। ओके, इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित हैं, क्यों? अगला क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछे हुए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, वितरण एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगला है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना संबंधित मौसम दशाओं की शीतोष्ण चक्रवात की संरचना एवं मौसम दशाओं के साथ तुलना कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए हम आज साइक्लोन्स को पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे साइक्लोन की परिभाषा एवं विशेषताएं। इसके बाद पढ़ेंगे साइक्लोन के प्रकार, साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण चक्रवात, दो अवस्थिति के आधार पर इनको दो टाइप में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विषय में, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनका जीवन चक्र का मतलब है चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर के इसके लैंडफॉल तक किस प्रकार से मौसम में चेंज होता है। तो इसका मतलब यही है चक्रवात का जीवन चक्र। इसके बाद पढ़ेंगे हम इन चक्रवातों का वितरण और नामकरण। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, और जो इसका अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में चक्रवात को देखेंगे कि भारत जो है चक्रवात की दृष्टि से इतना संवेदनशील क्यों है, क्यों भारत में इतने चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक इसी से है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा चक्रवात की प्रवृत्ति अधिक क्यों है? अर्थात बंगाल की खाड़ी में चक्रवात इतने अधिक क्यों आते हैं अरब सागर की अपेक्षा। अगला टॉपिक, क्या भारत में चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है? यदि हाँ तो क्यों? तो इसको पढ़ेंगे हम। अगला है, इसको हम आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी देखेंगे चक्रवात को, कि इसकी तीव्रता को हम कैसे कम कर सकते हैं और राहत एवं बचाव का ये सब टॉपिक, तो इस सबको पढ़ेंगे आज के हम लेक्चर में। आज के लेक्चर हम देखते हैं कितना कवर हो पाता है, इसके बाद अगला लेक्चर में कवर करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखें चक्रवात की परिभाषा। चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात क्या है? चक्रवात उच्च वायुदाब वाली वृत्ताकार, ये आपको दिख रही है, समदाब रेखाएं। समदाब का मतलब समान दाब वाली रेखाएं हैं। इन सभी प्लेस पर जो दाब है वो एक समान होगा। तो उच्च वायुदाब वाली वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब, ये लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर के केंद्र को ही चक्रवात कहते हैं। जिसमें हवाएं कैसी चलती हैं? जिसमें केंद्र की ओर यहाँ पे लो प्रेशर होता है, बाहर जो इसकी परिधि है, परिधि की तरफ होता है हाई प्रेशर। ये आपको दिख रहा होगा, इधर जो प्रेशर है 1040 है, इधर 1060 है, इधर 1080 है। तो हमने देखा कि केंद्र से परिधि की ओर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो परिधि की ओर होगा हाई प्रेशर और इधर केंद्र की तरफ होगा लो प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने देखा चक्रवात क्या है। चक्रवात उच्च वायुदाब वाली वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ एक निम्न वायुदाब का केंद्र है, जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है, जिससे हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं। और चक्रवात की दिशा के बारे में, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? जो घड़ी की सुइयों की दिशा होती है उसके विपरीत होती है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, इसमें जो है चक्रवात की दिशा कैसी होगी? घड़ी की सुई की दिशा में से,
इसमें जो हवाएं चलेंगी तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे इस तरह। ये चल नहीं रहा है अच्छे से, ये इस तरह से चलेगा तो ये है, और ये बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे ऐसे। तो हमने देख लिया चक्रवात की परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगला देखें हम चक्रवात को वर्गीकरण। चक्रवात को हम अवस्थिति के आधार पर मतलब इनकी उत्पत्ति जहाँ होती है उसके आधार पर इनको दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसकी उत्पत्ति होती है 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कह सकते हैं। और दूसरा है आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके नाम से ही लेकर, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति होती है शीतोष्ण चक्रवातों में या मध्य अक्षांशों में, यानी कि 35 से 7 डिग्री के आसपास इनकी उत्पत्ति। ओके, तो हमने इसको वर्गीकरण को भी देख लिया। अब हमें पढ़ना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमें इसको पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी दशाएं इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद पढ़ेंगे चक्रवात का जीवन चक्र। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चक्रवात के जीवन चक्र से मतलब है कि चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर के लैंडफॉल तक, मतलब कि जब ये समाप्ति की ओर होता है तो उत्पत्ति से समाप्ति तक इसमें किस प्रकार से मौसम में किस प्रकार से चेंज आते हैं उसको देखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका वितरण, ये कहाँ कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, किन किन क्षेत्रों में, तो और किस समय पर होती है। हम इसके दोनों वितरण को देखेंगे, स्थानिक वितरण और कालिक वितरण। इसके बाद देखेंगे इसके गति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार का साइक्लोन है, एक्सट्रीमली शीवर, सुपर साइक्लोन, तो इसको भी देखेंगे। इसके बाद इनका नामकरण कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं इसके। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनकी उत्पत्ति होती है इनकी उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। समुद्र की सतह इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो चक्रवात होते हैं, इन चक्रवात को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इनको मिलती है संघनन से। जो संघनन की क्रिया होती है जिसमें जो हमारा जलवाष्प है, जलवाष्प जल की बूंदों में चेंज होता है और इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और इसी गुप्त ऊष्मा का उपयोग चक्रवातों के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए समुद्र की सतह का होना ज़रूरी है और समुद्र की सतह का तापमान जो है ज़्यादा होना चाहिए। तापमान ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन या संघनन उतना ही अधिक होता। संघनन जितना अधिक होगा तो इसमें गुप्त ऊष्मा भी उतनी ही ज़्यादा मुक्त होगी और चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति हो सकेगी। तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए पहला तो समुद्र की सतह का होना आवश्यक है। दूसरा उसका टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी आवश्यक दशाओं में पढ़ेंगे पूर्व निर्मित निम्न वायुदाब का केंद्र, अर्थात समुद्र की सतह पर एक लो प्रेशर का केंद्र होना चाहिए। जब लो प्रेशर का केंद्र होगा तभी इसमें आसपास की हवाएं आकर के मिलेंगी, इसलिए इधर पर पूर्व निर्मित निम्न वायुदाब का केंद्र होना चाहिए। अगला इसमें है निम्न वायुदाब के केंद्र में जो सतह होती है, समुद्र की जो सतह होती है, सतह के समीप क्या होना चाहिए, वायु का अभिसरण या कन्वर्जेंस। और सतह के समीप वायु का पहले कन्वर्जेंस होगा, इस प्रकार से वायु आकर के मिलेंगी। ये लो प्रेशर का केंद्र है, यहाँ पे वायु आके मिलेंगी दोनों ओर से। इसके बाद वायु मिलेंगी, इसके बाद इनका क्या होना चाहिए, अभिसरण के पश्चात वायु का आरोहण होना चाहिए। आरोहण का मतलब है ऊपर उठनी चाहिए, इस प्रकार से। इसके बाद क्षोभ सीमा के समीप वायु का अपसरण होगा। क्षोभ सीमा मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच इनका क्या होना चाहिए, अपसरण, यानी कि डाइवर्जेंस होना चाहिए हवाओं का। तो ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली कंडीशन है वायु का आरोहण धीमी गति से होने चाहिए। इसका मतलब है जो सतह से जो लो प्रेशर के केंद्र से हवाएं आती हैं मिलती हैं, इसका जो वायु का आरोहण होना चाहिए ये धीमी गति से होना चाहिए। धीमी गति से इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि अधिक गति से वायु का इधर आरोहण होगा, तो जितनी अधिक गति से आरोहण होगा उतनी ही अधिक गति से इधर पर अपसरण होगा, मतलब हवाएं दूर हटेंगी। तो इधर पे जो बादल बनते हैं, अगर इनका अपसरण तेज होगा तो ये बादल यहाँ से हट जाएंगे और इनको जो संग्रहण के समय जो गुप्त ऊष्मा मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए इनका जो आरोहण है वो धीमी गति से होना चाहिए।
अगली जो इसके लिए कंडीशन है वो है कोरियोलिस बल। इसकी उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ही इनकी हवाएं जो इसमें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इनको चक्री हवाओं को ये चक्री कोरियोलिस बल एक चक्रीय गति प्रदान करता है। इस प्रकार से कोरियोलिस बल के कारण ही इसको चक्रीय गति मिलती है। यही कारण है कि जो 0 डिग्री और 5 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच जो कोरियोलिस बल है ये अनुपस्थित होता है, और कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण 0 से 5 डिग्री के बीच चक्रवात की उत्पत्ति भी नहीं होती है। तो हमने इसमें देखा चक्रवात के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, जिसमें से हमने इन 5 कंडीशन को पढ़ा। समुद्र की सतह का तापमान, पूर्व निर्मित निम्न वायुदाब का केंद्र, और सतह के समीप वायु का अभिसरण और आरोहण, इसके पश्चात फिर वायु का अपसरण। साथ ही वायु का आरोहण धीमी गति से होना चाहिए और कोरियोलिस बल की उपस्थिति। यदि ये 5 कंडीशन हुई तो चक्रवात की उत्पत्ति होगी। तो हमने पढ़ा इसमें चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम एक बार देख लेते हैं चक्रवात कैसे बनता है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहले हवाएं आके मिलती हैं इधर लो प्रेशर के केंद्र में, ये आपका लो प्रेशर बना इधर पे हवाएं आके मिलेंगी। इसके बाद इनका क्या होगा, आरोहण होगा, ऊपर उठेंगी। इसके बाद होगा अपसरण होगा, इसके बाद इनका अपसरण होगा। ओके, तो ये हो रहा है। ये देखिए ये बादल बन रहे हैं इधर, ये है, ये बादल है, ये चक्रीय गति, इनको कोरियोलिस बल के कारण जो है इनको चक्रीय गति मिलती है। ये पूरा चक्रवात बना हुआ है। ये देखिए कि बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर और केंद्र में होगा लो प्रेशर। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्ली, तो हवाएं इसमें ये चल रही है इस प्रकार से, ये दिखाई दे रहा होगा आपको हल्का हल्का इससे। तो हमने देखा इसमें चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। अब देखेंगे हम चक्रवात का जीवन चक्र। चक्रवात का जीवन चक्र का मतलब मैंने आपको बताया कि चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर के चक्रवात का जो लैंडफॉल होता है, इसमें मौसम कैसे चेंज होता है, तो उसको पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम इनको 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं या 3 स्टेज में। प्रारंभिक अवस्था, तृतीयक अवस्था या फिर इसको युवा अवस्था भी बोल देते हैं, और थर्ड है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था भी बोलते हैं, जब चक्रवात की समाप्ति होती है। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, एक मिनट। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, हमारा जो दाब प्रवणता बल होता है, मतलब कि जो प्रेशर का डिफरेंस होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच, एक क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से दाब प्रवणता बल भी कम होता है, जिससे दाब प्रवणता बल के कारण वायु की गति भी धीमी होती है। मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में कैसी हवाएं धीमे चलती हैं, और इसके बाद जब द्वितीयक अवस्था या जो युवा अवस्था होती है, तो इधर क्या होता है, दाब प्रवणता बल बढ़ जाता है। मतलब कि जो डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच, वो काफ़ी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस बढ़ने से कारण दाब प्रवणता बल भी ज़्यादा होता है, जिससे वायु की गति तेज होती है। और यहाँ पर देखिए समदाब रेखाएं क्या हो जाती हैं, पास पास हो जाती हैं। दाब प्रवणता बल जितना ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना होगा, समताप रेखाएं भी उतने ही पास पास होंगी। तो पहली अवस्था में हवा बहुत धीमे गति से चलती हैं, द्वितीय अवस्था में हवा की गति में वृद्धि हो जाती है, और युवा अवस्था तक जो हवाएं हैं वो अपनी अधिकतम गति को प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद जो प्रौढ़ावस्था होती है, इसमें चक्रवात का ऊर्ध्वाधर विकास होता है, मतलब वर्टिकल विकास होता है। अब हम तृतीय अवस्था को पढ़ेंगे, जिसको वृद्धावस्था भी बोलते हैं। तो इसमें चक्रवात का वर्टिकल विकास होगा ऊपर की तरफ। तो जो चक्रवात का विकास होता है, इनको हम 3 परतों में बांट सकते हैं, अंतःप्रवाह परत, मध्यवर्ती परत और बहिर्प्रवाह परत। जो समुद्र की सतह होती है, समुद्र की सतह से लगभग 3 किलोमीटर तक जो हवाओं का क्या होता है, अब अभिसरण होता है। हवा इधर आके मिलती है लो प्रेशर के केंद्र में। इसके बाद 3 किलोमीटर से लगभग 7 किलोमीटर तक, जिसको हमने मध्यवर्ती परत कहा, इसमें क्या होता है, हवाओं का आरोहण होता है, मतलब हवाएं ऊपर उठती हैं। इसके बाद को जो अगली परत है उसको हमने बोला बहिर्प्रवाह परत। इसमें हवाओं का क्या होता है, अपसरण होता है, हवाएं इसमें बाहर की तरफ निकलती है। तो ये देखा। अगर हम अब चक्रवात का एक वर्टिकल प्रोजेक्शन देखें, चक्रवात का ये वर्टिकल प्रोजेक्शन देखें, तो ये इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये है, ये लो प्रेशर का केंद्र हो गया,
हवाएं इधर से ये ऊपर उठ रही हैं, इस ये मिल इधर आके मिलती हैं पहले, इसके बाद इनका आरोहण होता है, इसके बाद अपसरण होता है, ये बादल बनते हैं। तो हम इनको इन एक मिनट, इस प्रकार से हम इनको अलग अलग परतों में बांट देते हैं। जो सबसे अंदर वाली परत होती है, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं, जो ये सबसे अंदर वाली परत होती है इसको बोलते हैं चक्रवात की आँख। ये चक्रवात की आँख, जो चक्रवात की आँख होती है, इधर हवाएं ऊपर उठती हैं जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इधर हवाएं ऊपर उठती हैं तो इधर पे बादल नहीं बनते हैं। जो अगली परत होती है चक्रवात के आँख के जो बगल वाली परत होती है इसके तुरंत, उसको बोलते हैं आँख की दीवार या फिर आई वॉल। यहाँ पर हवाएं तेज गति से उठती हैं और यहाँ पर विद्युत गर्जन के साथ बहुत ही तीव्र गति से वर्षा होती है। इसके बाद जो अगली परत होती है उसको बोलते हैं वर्षण सर्पिल पट्टी, जिसमें बादल बनते हैं। इसमें जो बादल बनते हैं वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और इनमें वर्षा भी होती है काफ़ी अधिक मात्रा में। जो आग की दीवार होती है इससे अधिक मात्रा में वर्षा होती है वर्षण सर्पिल पट्टी में। इसके बाद जो अगला पट्टी आती है उसको बोलते हैं वलयाकार क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें हवाएं नीचे उतरती हैं, हवाओं के नीचे उतरने के कारण इसमें वर्षा नहीं होती है। इसके बाद जो लास्ट पट्टी होती है उसको बोलते हैं बाह्य संवहनीय पट्टी। इसमें बहुत ही तीव्र गति के साथ वर्षा होती है, विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से वर्षा होती है। इसके बाद अब पढ़ेंगे चक्रवात का लैंडफॉल। चक्रवात का लैंडफॉल का मतलब है जब चक्रवात अपनी अंतिम अवस्था में, मतलब जब पृथ्वी वो प्रायद्वीप की सतह से टकराता है तो जो चक्रवात को जो ऊर्जा मिलती है संघनन से, संघनन की क्रिया क्योंकि यहाँ पे समुद्र की सतह नहीं होती है, स्थल पर समुद्र की सतह न होने के कारण यहाँ पे न तो बाष्पीकरण हो पाता है, बाष्पीकरण नहीं होने से न संघनन नहीं होता है, और संघनन नहीं होने से जो चक्रवात को ऊर्जा मिलती है ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाता है और अंततः चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब चक्रवात का लैंडफॉल होता है तब बहुत ही विद्युत गर्जन के साथ बहुत ही तीव्र गति के साथ वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त जब चक्रवात का विषुवत रेखा की ओर विस्थापन होता है तब भी विषुवत रेखा के पास कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होने के कारण यहाँ पर भी चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। या फिर जब चक्रवात किसी ठंडी समुद्र की जब ठंडी सतह की ओर इसका विस्थापन होता है तब भी चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चक्रवात का जीवन चक्र किस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक मौसम में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, हमने इसमें उसको देखा। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो चक्रवात के वितरण को पढ़ेंगे कि विश्व के विभिन्न जो महासागर हैं समुद्र हैं, उन पर चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ कहाँ कैसे होती है उसको देखेंगे। तो ये है, और जो चक्रवात हैं इनको अलग अलग सागरों में अलग अलग नाम से हम इनको, तो ये देखिए जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी है, उसमें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको हरिकेन्स के नाम से पुकारते हैं या बोला जाता है, हरिकेन्स बोलते हैं। और जो उत्तरी हिंद महासागर या फिर बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो यहाँ पर साइक्लोन्स को हम चक्रवात के नाम से ही बुलाते हैं। और जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पर इनको बोलते हैं हम टाइफून्स। और जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो सागर है ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं बिलीबिलीज। ओके, तो भारत में इसको चक्रवात ही बोलते हैं, और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया बिलीबिली, और ये मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सी में बोलते हैं हरिकेन। तो हमने देखा कि, और ये चक्रवात की उत्पत्ति कितने से कितने डिग्री की होती है, 5 से लेकर के 30 डिग्री के बीच। ठीक है, तो ये 5 से लेकर के 30 डिग्री के बीच हमने देखा किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब हम देखें चक्रवात का, ये तो हमने स्थानिक वितरण देख लिया, अब देखेंगे कालिक वितरण। तो कालिक वितरण को जब मैं इसको भारत के संदर्भ में पढ़ाऊंगा तब इसको बता दूंगा कालिक वितरण भारत कब कब चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब हम देख लेते हैं गति के आधार पर जो हम चक्रवात का वर्गीकरण किया गया है कि ये किस प्रकार का चक्रवात है, उस एक्सटिंगली शीबर या सुपर साइक्लोन, तो उसको देख लेते हैं। तो जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने इसको वायु की गति के आधार पर जो चक्रवात का वर्गीकरण किया है। ये
IMD ने वायु की गति के आधार पर। तो ये है वायु की गति और ये है चक्रवात की प्रकृति। तो जो जब वायु की गति 60 या चक्रवात में जो वायु की गति है 60 या 60 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन। और जब 60 से अधिक यानी कि 61 से लेकर के 88 तक होती है वायु की गति 88 किलोमीटर, तो हम इसको बोलते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसके बाद 89 से 117 तक इसको बोलते हैं सीवियर साइक्लोन। सबसे ज़्यादा सीवियर साइक्लोन को ही देखा जाता है भारत में। इसके बाद 118 से 165 तक है जो साइक्लोन्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन। जो अभी हमारा जो अरब सागर में ताउते या तोकते जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसको पहले वेरी सीवियर साइक्लोन बोला था, लेकिन जब इसका लैंडफॉल हुआ तब इसमें वायु की गति बहुत ही तेज़ हो गई थी तो इसको एक्सट्रीमली सीवियर भी बोला गया। इसके बाद जो 166 से 221 किलोमीटर वायु की गति वाले चक्रवात को बोलते हैं एक्सट्रीमली सीवियर चक्रवात। इसके बाद 222 या 222 से ज़्यादा जो हवाएं होती हैं चक्रवात में हवाएं होती हैं तो इनको बोलते हैं सुपर साइक्लोन। अभी तक भारत में केवल 3 ही सुपर साइक्लोन देखे गए हैं। पिछली साल हमने देखा था अम्फान और क्यार जो बंगाल की खाड़ी में आए थे, और इसके पहले एक 2007 में चक्रवात आया था जिसे सुपर साइक्लोन बोला गया था, एक था गोनू। तो अभी तक भारत में केवल 3 ही सुपर साइक्लोन देखे गए हैं। ओके, तो ये भी वही है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर और सुपर साइक्लोन। तो हमने ये देखा। अब हम इस लेक्चर को यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है और भारत के संदर्भ में चक्रवात को पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक UPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं चक्रवात के बेसिक से ही पूछे हैं। भारत के संदर्भ में चक्रवात को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं इससे रिलेटेड, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो इसके संदर्भ में हम चक्रवात को देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।